की एल्गी है ना। ऐसे ही ये मान लो कि इनकी जो सेल वॉल है उसके और उसमें यहां हेलो एवरीवन, मैं राम और बॉटनी की सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे क्लोरोफाइसी को। प्लांटी किंगडम का ये क्लोरोफाइसी एल्गी के सेक्शन में आता है, मतलब डिवीजन एल्गी थैलोफाइटा के अंदर हम एल्गी को कंसीडर करते हैं और उसके अंदर हम क्लोरोफाइसी की आज बात करेंगे। ये होते हैं ग्रीन एल्गी और इनकी बॉडी जो होती है ये यूनिसेलुलर हो सकती है या फिर ये कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स जब एक ग्रुप में मिलती हैं तो कॉलोनी बनाती हैं। ये स्ट्रक्चर भी जैसे कि हमारे पास वॉल्वॉक्स, यूडोरिना, ऐसे कॉलोनियल एल्गी हैं जो ग्रीन एल्गी हैं। बाद में बात है फिलामेंटस, मतलब इनकी बॉडी फिलामेंटस भी हो सकती है। स्पाइरोगैरा आपने बचपन में पढ़ा होगा, फ्रेगमेंटेशन उसमें होता है ना। उडोगोनियम भी एक प्रकार की एल्गी है ना। ऐसे ही ये सारे के सारे एल्गी फिलामेंटस भी हो सकते हैं। यहाँ पे ग्रास जो ग्रीन, इसका जो ग्रीन कलर है, ग्रास ग्रीन कलर, देखो ध्यान रखने की बात है, ग्रास ग्रीन कलर। जैसे कि आज आपकी डेट में आप चारों तरफ जब भी कोई हरी हरी घास देखते हो तो इसको उस कलर की कोई भी चीज है ना, उसे ग्रास ग्रीन कलर कहते हैं। तो ग्रास ग्रीन कलर इनका एल्गी का भी होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि इनमें भी एक स्पेशल पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बहुत ही पॉपुलर ये पिगमेंट है। मोस्टली प्लांट्स में आपको जनरली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी दोनों इसमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इनका कलर ग्रीन होता है। आप कहोगे प्लांट्स में भी, हाँ तो बिल्कुल प्लांट्स की तरह इनका भी कलर होता है। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए दोनों ही। क्लोरोफिल ए जो होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है, लेकिन क्लोरोफिल बी जो होता है वो हल्का ग्रीन कलर का होता है। आपके ग्रीन के दो शेड्स आप तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। फिर पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड, पिगमेंट्स होंगे कहां पे? इनका क्वेश्चन ये मान लो कि पिगमेंट्स कहां पे स्टोर होते हैं, एल्गी में पिगमेंट्स कहां मिलते हैं? तो पिगमेंट्स मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट का मतलब आप समझ गए, यूकैरियोटिक सेल में जब सेल मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हीं को हम सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफाइसी में रिजिड सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी, मतलब सेल वॉल इसमें होती है, इसीलिए प्लांट में कंसीडर भी किए जाते हैं। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मतलब आप ये मान लो कि इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर की लेयर जो आपको मिलेगी वो कैसी मिलेगी? वो अंदर की जो होगी वो सेलुलोज की होगी और बाहर से आपको क्या मिलेगा? आउटर लेयर होगी जिसको हम पेक्टोज कहते हैं। तो इसमें सेलुलोज एंड पेक्टोज। देखो सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, पेक्टोज एक टाइप की शुगर है। आप ये कह सकते हो कि वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है दोनों, बट ये मान लो कि एक बड़ा पॉलीमर है सेलुलोज जो नॉर्मली बहुत सारे प्लांट्स की या एल्गी की सेल वॉल में मिलेगा। तो ये बाहर की तरफ जो होगा पेक्टोज होगा और अंदर की तरफ सेलुलोज होगा। तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गी इज सेलुलोज एंड द आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज पेक्टोज। तो इसकी सेल वॉल में दो लेयर होती हैं, आउटर और इनर। ठीक है, इतनी बातें हमने क्लोरोफाइसी के बारे में देखा। फिर इसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफाइसी जो मेंबर है उसमें क्लोरोप्लास्ट किस शेप के हो सकते हैं? तो इनके क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। जैसे आप ही अपने घर में रोटियां बनाते हो और पहली बार बना रहे हो तो कभी कभी रोटी जो होगी आपकी लेंथ में बन जाएगी, कभी कभी ट्रायंगुलर बन जाएगी, कभी कभी चौकोर बन जाएगी, ऐसे कभी, और गोल बहुत मुश्किल से बनती है। ऐसे ही मान लो कि आपसे बेकार किस्म की रोटियां बन गई हैं और वो रोटियां कैसी हो सकती हैं? डिस्कॉइड। डिस्कॉइड का मतलब है डिस्क जैसी कोई हो सकती है, प्लेट लाइक, है ना। इनके क्लोरोप्लास्ट प्लेट जैसे हो सकते हैं। रेटिकुलेट मतलब कि नेटवर्क जैसे इनके क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और कप शेप, कप तो जानते ही कि जैसे इस तरीके से कप शेप का भी क्लोरोप्लास्ट क्लेमेडोमोनास में होता है। अगर मैं यहाँ पे क्लेमेडोमोनास को ड्रॉ करूँ तो आप देखो क्लेमेडोमोनास ऐसी एक एल्गी है और उसमें यहाँ पे इस तरीके से कप शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। तो आप ये समझ सकते हो इनका कैसा कप शेप का भी हो सकता है। स्पाइरल, स्पाइरल मतलब कि क्लोरोप्लास्ट उनका स्पाइरल शेप का भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, या रिबन, रिबन का मतलब है लंबा सा थ्रेड जैसा भी इनमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो इतने वेरिएशन के क्लोरोप्लास्ट इसमें होते हैं ग्रीन एल्गी में, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं और ये जाननी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि क्वेश्चन में भी इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप ध्यान रखना कि डिस्क शेप भी हो सकता है, प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल शेप भी हो सकता है, रिबन शेप भी हो सकता है। इतने शेप का क्लोरोप्लास्ट इसमें हो सकता है। आगे देखते हैं कि
स्टोरेज फूड क्या है, आप देखो तो ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी में भैया फूड क्या स्टोर होता है, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो उसकी सेल्स स्टोर करती हैं फूड को, क्योंकि जरूरत होती है उसको बाद में एनर्जी बनाने की। इसलिए फूड कैसे स्टोर करता है अब हम ये देखने वाले हैं। तो मैं अगर यहां पे क्वेश्चन आपको बोल दूं कि एल्गी में कौन कौन सा, ग्रीन एल्गी में, है ना, क्वेश्चन ये बोल देता हूं कि ग्रीन एल्गी में कौन कौन से फूड स्टोरेज बॉडीज होती हैं, तो उसके बारे में आप समझ सकते हो कि इसमें जनरली स्टोरेज बॉडी कैसी होगी। पैरानॉइड जिसको कह सकते हैं, देखो इसमें स्टोरेज बॉडी सबसे मेन अगर बॉडी है तो उसमें पैरानॉइड है। पैरानॉइड बॉडी एक ऐसी होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अभी हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बात की, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है और फूड को स्टोर भी करता है। तो ये फूड को स्टोर करता है तो क्या करेगा, पैरानॉइड फॉर्म में स्टोर करेगा। अब एक क्वेश्चन अपने आप में फिर से तैयार हो जाता है कि यार पैरानॉइड क्या है। पैरानॉइड बॉडी पे क्वेश्चन कभी आता है, कंफ्यूज हो जाते हो आप। अब तो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं, पहले की नीट के एग्जाम्स में खूब पूछता था पैरानॉइड बॉडी। तो पैरानॉइड बॉडी क्या कंटेन करती है, प्रोटीन कंटेन करती है बिसाइड स्टार्च। ये लाइन याद रखना आप, बिसाइड का कई बार मतलब कुछ लोग लगा लेते हैं कि प्रोटीन के चारों तरफ स्टार्च होता है, और ये भी आप मान सकते हो कि प्रोटीन के अलावा स्टार्च भी उसमें होता है। इसका मतलब आप सिंपली ये समझ लो, पैरानॉइड मींस टू से प्रोटीन एंड प्लस स्टार्च, मतलब उसमें प्रोटीन भी होगी और स्टार्च भी होगा। देखो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का इतना बड़ा रोल है लिविंग सिस्टम में, कहीं ना कहीं प्रोटीन जब भी होगी तो कई बार वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर अपने कंजुगेट्स बनाती रहती है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि यहां पे पैरानॉइड भी वो स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन भी होगा, स्टार्च भी होगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रीन एल्गी में ऑयल ड्रॉपलेट्स, मतलब अब ये फैट हो गया, अब इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का नहीं बल्कि फैट भी एक स्टोरेज बॉडी हो सकती है, किसमें, ग्रीन एल्गी में। तो हमने यहां पर कितनी बातें समझी कि स्टोरेज फूड इन द ग्रीन एल्गी और द क्लोरोफाइसी मे बी पैरानॉइड बॉडी। द पैरानॉइड बॉडी कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट, the starch as well the protein, but sometime the algae also can having droplets of oils, तो इसमें ऑयल्स की ड्रॉपलेट्स भी हो सकती है। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स, पैरानॉइड बॉडी जिसमें कि प्रोटीन और स्टार्च, यही है स्टोरेज फूड ऑफ ग्रीन एल्गी। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। तो अगर हम क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब आप सभी लोग जानते हो कि एक ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है जिससे वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। एल्गी भी कुछ वैसे ही करेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पिक्युलरी क्या करेगा, बहुत आसानी से सबसे आसान सिस्टम अपनाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो आप कह दोगे सर ये तो बहुत आसान है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, बॉडी टूट जाएगी बहुत सारे टुकड़ों में और फिर क्या करेगी, बता दें। जैसे कि हमने एल्गी में रिप्रोडक्शन अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो वैसे ही यहां पे फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगी, हर टुकड़ा अपने आप में ग्रो करेगा सेल डिवीजन से और एक नई बॉडी बना देगा। ये तो गया वेजिटेटिव। लेकिन कई बार क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, कई बार डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। एनसीईआरटी ने यहां पे लाइन में एक मिक्सिंग की हुई है, वो मिक्सिंग ये की है जिसकी वजह से जब तक एनसीईआरटी में चेंज नहीं आता हमें इसी को फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इनका वो फ्रेगमेंटेशन से होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन से भी होता है। देखो पहली बार आपको लग रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्पोर फॉर्मेशन से हम जनरली जानते हैं, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। मतलब वो स्पोर फॉर्मेशन को भी क्या कहना चाह रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहां पे इस लाइन पे थोड़ा कंट्रोवर्सी है, इसको ध्यान ये रखना कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है चाहे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करे चाहे स्पोर फॉर्मेशन की बात करे, दोनों ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं। आगे बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर और किस तरीके से कर सकता है, तो जो ये स्पोर हमने बात की, कई बार इन स्पोर्स को हम जू स्पोर्स कहते हैं, और आप तो जानते हो कि जू स्पोर का मतलब उसमें फ्लैजला मस्ट है, 2 फ्लैजला होंगे, एनिमल लाइक वो मूव करेगा, क्योंकि मूवमेंट वर्ड एनिमल के लिए पहले देखा गया था। इस वजह से जहां जहां पे भी जू वर्ड आ रहा है उसमें फ्लैजला का इंक्लूड है वहां पे और मूवमेंट करने का इंक्लूड है। हालांकि इसमें भी फिर से क्लेम और कंट्रोवर्सी फिर से खड़ी हो गई है कि प्लांट्स या बॉटनी में हम जू वर्ड यूज ही क्यों कर रहे हैं। इस पे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब तक इंप्रूवमेंट सिलेबस में नहीं होता है हमें इन टर्म्स को पढ़ना ही है। तो जू स्पोर का मतलब होता है कि ये स्पोर जो फ्लैजलेटेड है, मूव कर सकते हैं, और बड़े मजे की बात है कि इसकी स्पोरेंजिया को भी नाम बदल दिया जाता है। जनरली हम क्या कहते हैं, स्पोर किसी स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और इस वजह से जिस स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर बनते हैं
उस स्पोरेंजिया का भी नाम बदल के जूस्पोरेंजिया रख दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं अगर जूस्पोरेंजिया आ जाए कभी भी क्वेश्चन में तो अपने आप माइंड से खुद ही कैलकुलेट कर लेना भैया कि इसमें जूस्पोर्स होंगे, और अगर कभी भी जूस्पोर आएंगे तो जूस्पोरेंजिया मस्ट है, क्योंकि जूस्पोर अपने आप में इंडोस्पोर्स हैं, मतलब एक्सोजीनस इंडोजीनस स्पोर है, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर बनने वाले स्पोर्स हैं। अब बात करते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो इसमें सेक्स सेल्स के बनने से होता है। सेक्स सेल्स को कई बार आप गैमीट नहीं कहते हो, जस्ट सेक्स सेल कह के ही छोड़ देते हो, क्योंकि गैमीट की अपनी एक डेफिनेशन होती है, एक लेवल होता है, कई बार वो लेवल मीट नहीं कर पाते तो उन्हें हम सेक्स सेल्स कह के ही छोड़ देते हैं। हालांकि बहुत सारे सोमेटिक सेल्स भी अगर फ्यूज करेंगे, और फ्यूजन इज अ मस्ट वर्ड टू फॉर डिनोटिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहीं पे फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसका मतलब यहां पे फर्टिलाइजेशन तो मस्ट है, बट सेक्स सेल्स भी हो सकते हैं और गैमीट्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे वर्ड दिया है सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स में भी आइसोगैमस, मतलब गैमीट्स इनके कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस हो सकते हैं, अनआइसोगैमस भी हो सकते हैं, एंड ऊगैमस भी हो सकते हैं। क्योंकि आप ही तो कहोगे कि सर पिछले वीडियो में आपने बात की थी कि गैमीट्स कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब यहां पे आप कह रहे हो कि सेक्स सेल्स में भी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, तो इसका मतलब एक ये सेक्स सेल्स को गैमीट की तरह ही मान के चलो, ठीक है। फिर बात करते हैं कि इसमें ग्रीन एल्गी में क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। देखो, एक तो क्लैमाइडोमोनास है जो कि यूनिसेलुलर है ना। इसमें क्लैमाइडोमोनास है जो यूनिसेलुलर एल्गी है, तो क्लैमाइडोमोनास इज यूनिसेलुलर एल्गी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वोल्वॉक्स जो कि कॉलोनियल एल्गी है, कॉलोनियल, एक कॉलोनियल एल्गी है। फिर मैंने कहा यूलोथ्रिक्स, ये फिलामेंटस और फिक्स फिलामेंटस बॉडी है। स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा फ्री फिलामेंटस बॉडी है जो तालाब में घूमती रहती है लंबे लंबे थ्रेड्स की फॉर्म में। आप जब भी तालाब में हाथ डालकर एक ग्रीन ग्रीन पार्ट उठाओगे तो आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो मिलेगा वो स्पायरोगैरा। और उसी तालाब में कोई बॉल जैसी स्ट्रक्चर घूम रही होगी बट वो ग्रीन होगी, यू मे एज्यूम दैट इज वोल्वॉक्स। हालांकि गांव में रहने के अपने मजे होते हैं, अगर आप गांव में तालाब वगैरह में जाते हो, कभी भी देखते हो कुछ भी, तो आपको ये ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे से स्टडी, लेकिन आपको थोड़ा उस समय उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, वरना ये सारी चीजें वहां पे पढ़ी जा सकती हैं। फिर है कारा, कारा भी एक ग्रीन एल्गी है जो अपने आप में सेक्स ऑर्गन्स भी रखती है। तो कारा, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है कारा की, हैव सेक्स ऑर्गन्स। तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं जो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हैव सेक्स ऑर्गन्स, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स इसमें देखते हैं। जिसे आप 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कनेक्ट कर पाओगे तो इतना परेशान नहीं होना है, ये बस जान लो कारा। वैसे इसमें एक और भी एल्गी है जो हमें ग्रीन एल्गी में आती है, हमारे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दी गई, लेकिन किसी और चैप्टर में इनका मेंशन मिलता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैडोफोरा, CHLADO, क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गी थी जिसपे फोटोसिंथेसिस वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे एक साइंटिस्ट का नाम है क्लैडोफोरा, पे साइंटिस्ट काम कर रहा था, TW इंगलमैन। तो TW इंगलमैन प्रिज्म से क्या करता है, लाइट को स्कैचर्ड करता है और उसको स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट करता है। क्लैडोफोरा के यूज में वो फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस को शो कर रहा होता है, दैट इज क्लैडोफोरा एल्गी। एंड यूडोरिना, मैंने कहा था यूडोरिना भी क्या है, एक अपने आप में ग्रीन एल्गी है। क्लैडोफोरा, यूडोरिना, ऐसे आपको बहुत सारे ग्रीन एल्गी और भी होंगे जो आपके ही चैप्टर में मिलेंगे, तो मैंने ये अलग से ऐड कर लिए, आप इनका भी ध्यान रखना कि ग्रीन एल्गी ये भी होते हैं। मतलब ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स, इस पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग्स या फिर किसी तरीके से। आगे देखते हैं फियोफाइसी। तो फियोफाइसी को हम अभी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। पहले तो आप ग्रीन एल्गी को ठीक से समझ लेना क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये ग्रीन एल्गी को कॉमनली, क्लोरोफाइसी को कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा जाता है। बॉडी इनकी यूनिसेलुलर भी हो सकती है और कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकती है। क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स होते हैं। रिजिड सेल वॉल होती है। क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। और इनमें जो सेल वॉल होती है उसकी इनर वॉल को हम लोग सेलुलोज की और बाहर की जो होती है उसे पेक्टोज की सेल वॉल कह रहे होते हैं। फिर इसमें है कि स्टोरेज फूड इसका पैरानॉइड बॉडी हो सकता है जिसमें प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट मतलब कि स्टार्च होता है और किसी में ऑयल की ड्रॉपलेट्स भी होती हैं। ये इसका स्टोरेज फूड है, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस के पॉइंट हैं। फिर आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से नहीं तो
स्पोर फॉर्मेशन से, और स्पोर फॉर्मेशन को आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मान के चलना। इसमें जूस्पोर्स भी बनते हैं जो कि जूस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स बनते हैं या गैमीट्स इन्हें आप कह सकते हो अपनी सुविधा के लिए, और इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप के गैमीट्स बनते हैं। और फिर आगे बात करते हैं एग्जांपल्स, तो उसमें मैंने बता ही दिए कि ये सारे के सारे वॉल्वॉक्स, यूलोथेरिक्स, स्पायरोगैरा, कारा, क्लैमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा एंड यूडोरिना, ये सब इसके ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं। 2-4 बार पढ़ोगे आपको रिमाइंड होने लग जाएगा। अब हम बात करें फियोफाइसी को। कॉमनली फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं, और इसमें ये प्राइमरली मेराइन एल्गी होते हैं, पानी में, समुद्रों में सबसे ज्यादा रह रहे होते हैं। अच्छा, यहां पे हमें एक देखो, ये मेनली किस में रहते हैं? मेनली अगर आप इनकी बात करोगे तो ये मैराइन मतलब ओशियन में रहने वाले एल्गी हैं। इनकी एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी बॉडी में ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड द फॉर्म्स, मतलब इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। पूछो कैसे? इनकी बॉडी फिलामेंटस तो होती है, कई बार इनकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस के साथ साथ कई बार बहुत, मतलब पानी में इतनी लंबी ग्रो हो जाती है, समुद्रों में इतनी लंबी ग्रो हो जाती है कि उसमें जो जहाज डूब जाते हैं वो तक छिप जाते हैं, इतनी बड़ी इनकी बॉडी हो जाती है ना। तो इनकी बॉडी सिंपल हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, जैसे कि इक्टोकार्पस। तो इक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है ना, और इक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है जिसमें क्या होती है? फिलामेंटस बॉडी हो रही होती है। कई बार इनकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोफ्यूजली ब्रांच, ये एनसीईआरटी के वर्ड है, थोड़ा ध्यान रखना। प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब ये ब्रांच हो जाती है बहुत ज्यादा, और जैसे कि कैल्प्स। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब है ब्रांचिंग इतनी फैलेगी नहीं, बल्कि एक घास की तरह, मतलब एक लेवल की तरह उठती चली जाएगी, बड़ी सी हाइट अटेन कर लेगी, और उस हाइट अटेन करने की वजह से वो कैल्प्स जैसे नहीं होते, कैल्प्स, तो इसको मतलब सी वीड्स या सी, है ना, ग्रासेस। तो ये बड़े बड़े ग्रासेस की तरह उसमें ग्रो हो जाते हैं, और वहां पे मैंने जैसे बताया कि कोई भी बॉडी अगर डूबती है तो उसमें छिप जाती है, इतनी ज्यादा इसमें इनका इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है वहां पे ग्रो करने की। विच मे बी रीच टू हाइट ऑफ 100 मीटर्स, तो लगभग ये 100 मीटर्स तक की हाइट पे उठ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द ब्राउन एल्गी। तो आप ये कह सकते हो जो एल्गी बहुत ऊंचाई तक ग्रो हो जाती है वो ब्राउन एल्गी होती है, और वो कैल्प्स होते हैं। दीज आर द कैल्प्स। पिगमेंट की अगर बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी के पिगमेंट्स कौन से होते हैं? ए, सी एंड कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। और हमने यहाँ पे ग्रीन एल्गी में एक चीज यहाँ पे देखनी है पिगमेंट के बारे में। तो अगर हम पिगमेंट का ध्यान रखें तो पिगमेंट का मैं आपको यहीं पे सारे के सारे पिगमेंट्स की आइडिया बता देता हूं कि देखो, अगर ग्रीन एल्गी होगी तो पिगमेंट्स कौन से होंगे? क्लोरोफिल ए, बी। ब्राउन एल्गी होगी तो कैसे होंगे? मतलब पिगमेंट्स कौन से होंगे? ए, सी, क्लोरोफिल ए, सी। और रेड में ध्यान रखना ए एंड डी। तो आप ये ध्यान रखना है, ये बाद में क्वेश्चन का ट्रिक है, याद रख लेना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे एल्गी हैं, ये ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल किसका है? ब्राउन एल्गी का, और ये रेड एल्गी का। तो 3 क्लासेस, जब भी आप जब एल्गी की 3 क्लासेस आप पढ़ोगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में ए बी, फियोफाइसी में ए सी, और रोडोफाइसी में ए एंड डी। तो ये ए बी ए सी ए डी, ए बी ए सी ए डी का सीक्वेंस आपको ये पिगमेंट्स याद रखने में हेल्प करेगा। तो यही ध्यान रखना, ए बी ए सी ए डी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, तो यहीं पे ये ट्रिक है कि क्लोरोफाइसी मतलब फियोफाइसी में क्लोरोफिल कौन से होंगे? ए एंड सी। और उसके पास अपने स्पेशल पिगमेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स मतलब कि ऑरेंज कलर का आपका इसमें पिगमेंट होगा, जेंथोफिल। और ये जेंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट होगा। तो ये ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स भी इसमें होते हैं। ग्रीन पिगमेंट्स कौन कौन से? क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसमें ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स होते हैं। और ये ग्रीन, ऑरेंज और येलो कलर डिफरेंट क्वांटिटीज में डिफरेंट ब्राउन एल्गी में होते हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, इनका कलर जो होता है, ब्राउन एल्गी का कलर वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? ये ऑलिव ग्रीन से लेकर कई सारे ब्राउन कलर के शेड्स बना देता है। डार्क ब्राउन, हैवी ब्राउन, लाइट ब्राउन, जैसे भी ब्राउन, बहुत तरीके के ब्राउन, येलो ब्राउन, ऐसे कई कलर बनाता चला जाता है। तो आप ये समझ लो कि एल्गी में कलर का अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलेगा, स्पेशली ब्राउन एल्गी में। अब देखो, डिफरेंट कलर जो होते हैं उसका कारण क्या है? ड्यू टू द अमाउंट ऑफ पिगमेंट। तो इसमें डिपेंड करता है भैया कौन सा पिगमेंट ज्यादा है वैसा ही कलर होगा। मान लो किसी भी ब्राउन एल्गी में अगर जैसे कि इक्टोकार्पस को अगर देख लो तो उसमें थोड़ा ग्रीन शेड आता रहेगा, और कोई कलर देख लो तो इसमें कैसा ऑलिव ग्रीन या फिर ऐसे करके कलर हो सकता है, बट ऑलिव ग्रीन से शुरुआत होती है इनकी, और जो कि कहां तक जाती है? ब्राउन तक जाती है, और इसमें अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि अमाउंट ऑफ पिगमेंट, ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ पिगमेंट। अगर नीट में यही क्वेश्चन पूछ ले, द कलर वेरिएशन इन द ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू, ऑप्शन में दे दे तो ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, ड्यू टू अमाउंट ऑफ पिगमेंट। तो अमाउंट ऑफ पिगमेंट डिपेंड करेगा, कहने का मतलब जितना रंग घोलोगे उतना ही रंग चोखा आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड ब्राउन एल्गी में क्या हो सकता है? जनरली इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। तो लेमिनेरिन एंड मैनिटोल ये क्वेश्चन का बहुत अच्छा पॉइंट है, कई बार इसे मॉक टेस्ट में या कभी नीट में भी आप देख पाओगे। तो ये लेमिनेरिन एंड मैनिटोल स्टोरेज फूड किसमें देखने को मिलेगा? ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा। इनकी जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो सेलुलरिक सेल वॉल होती है, जनरली इसके बाहर
इनकी जो बॉडी होती है ब्राउन एल्गी की, इनके बाहर आपको एक जेलेटिनस सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जेल जैसा सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जिसको म्यूसिलेज कहते हैं। और वो म्यूसिलेज का एक्चुअली नाम क्या है? एल्गिन। तो ये एल्गिन ही है जो प्रोडक्ट की तरह हम लोग कहां से? ब्राउन एल्गी से अचीव कर रहे होते हैं, है ना। तो वही है, क्योंकि इनके वेजिटेटिव सेल्स या इनकी बॉडी के चारों तरफ एक जेल जैसा सब्सटेंस हो रहा होता है, जिसे हम एल्गिन कहते हैं। ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, बहुत आसानी से इनसे अचीव किया जाता है और बड़ा उसका अपना कॉमर्शियल बेनिफिट है। बेचने लोग इसका व्यापार करते हैं, बेचते हैं। और एल्गिन हाइड्रोक्लोराइड है, जिसकी हमने पिछली बार बात की थी, जो वाटर को क्या कर देते हैं? कंसंट्रेट कर देते हैं, जूस जेल जैसा वाटर बना देते हैं। आपने हैंड सैनिटाइजर यूज किया तो उसमें भी कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि सैनिटाइजर कैसा हो जाए? थिक और स्लरी हो जाए। आगे देखते हैं प्रोटोप्लास्ट। इनका जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट का टर्म आप सेल वाले चैप्टर में डिनोट कर पाओगे। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का साइटोप्लाज्म इस प्रोटोप्लाज्म में। सिंपली अगर आपको बताऊं तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसमें एडिशनली जैसे इसमें क्या होता है? प्लास्टिड्स तो होते हैं, लेकिन इसमें आपको वैक्यूल देखने को मिल रही है। वैक्यूल तो आप जानते ही हो, एक वैक्यूल मतलब एक स्पेस और न्यूक्लियस, और उसमें न्यूक्लियस भी होगा। तो इसमें वैक्यूल, न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स होगा। बहुत कॉमन बात है भाई, ये तो प्लांट प्रॉपर्टी है, होगा ही। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। तो ब्राउन एल्गी की बॉडी जनरली क्या होती है? किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी सबस्ट्रेटम से, समुद्र में जो भी इसका सरफेस होता है उस पर चिपकी हुई मिलेगी। लेकिन ये सबस्ट्रेटम से जब भी अटैच होगी, सबस्ट्रेटम से जब भी ये अटैच होगी, तो क्या इसमें खास बात होगी? ये इसमें आपको एक तो देखने को मिलेगा जिससे ये बॉडी से फिक्स होगी, तो उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट इज ए सिचुएशन, इज ए कंडीशन जहां पे उसका पूरा का पूरा बॉडी जमीन से अटैच हो रहा होता है। तो एक स्ट्रक्चर है होल्ड फास्ट, है ना। एक उसका फिर स्टाक होता है, और फिर उसका एक स्टाइप होता है, और उसका फिर एक पार्ट होता है फ्रॉन्ड, लीफ लाइक पार्ट, जिसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं। तो इसका आपको डायग्राम बनता है, मैं बता देता हूं। देखो, मान लो ये हो गया इसका होल्ड फास्ट। तो इस तरीके से होल्ड फास्ट होता है ब्राउन एल्गी का, और एक पतली सी स्टाइप जाती है ना, होल्ड फास्ट टाइप। फिर ये स्टाइप के बाद में तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा होगा पार्ट में। इसके नाम आपको अभी मेंशन करा देता हूं। क्या क्या चीजें हमने देखी इसमें हमने देखा कि इसमें एक होल्ड फास्ट, फिर स्टाक, फिर स्टाइप, फिर फ्रॉन्ड। तो ये ध्यान में रखो, ये हो गया होल्ड फास्ट, फिर ये हो गया स्टाक, और ये क्या हो गया? स्टाइप, और ये क्या हो गया? फ्रॉन्ड। तो फ्रॉन्ड क्या होता है? लीफ लाइक पार्ट होता है, इसे हम लीफ लाइक कह सकते हैं, लीफ लाइक। और ये जो फ्रॉन्ड होता है यही परफॉर्म क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा होता है, फोटोसिंथेसिस। जब हम एनसीईआरटी के डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह पीपीटी पे, तो आप आसानी से सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे, और उनसे अपना एक अलग ही पीडीएफ आपको रीड करना रहता है, और उससे सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस जो आपको नीट के एग्जाम में डायग्राम बनाने नहीं आते, डायग्राम के बेस पे आंसर करना होता है, उस सिनेरियो से हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में आ गया कि इसकी जो बॉडी है वो कैसी? होल्ड फास्ट, जिससे वो सबस्ट्रेटम से फिक्स हो जाती है, और फिर उसका हो जाता है स्टाक, जिससे वो थोड़ा सा जुड़ा रहता है, फिर उसके बाद में स्टाइप, एक लंबी सी थ्रेड जैसी बॉडी होगी, और उसके ऊपर आपको एक चौड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ये कॉमनली आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा। आगे करते हैं रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी को ही हम पढ़ रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन सिंपल सी बात है, वेजिटेटिव बताने की जरूरत ही नहीं है। कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा, सिंपल सी बात है, फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इसमें जूस्पोर आपको देखने को मिल गया, आपको पूरा आइडियोलॉजी हो गई है कि जूस्पोरेंजिया होगा, और जो कि इंडोजिनस स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। जूस्पोर इनके कैसे हो सकते हैं? तो इनके जूस्पोर तो जानते हो हमेशा बाइफ्लैजलेट होते हैं। जूस्पोर चाहे कोई भी हो, दो फ्लैजला होते ही हैं उसमें। और पियर शेप, इसमें पियर शेप का मतलब है नाशपाती आपने देखी होगी, तो उस कलर का, उस शेप का कुछ होता है। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम में बताऊं तो पियर शेप का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से आपके इसको जूस पोर्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से इनके जूस पोर्स होंगे, है ना, इस तरीके के जूस पोर्स होंगे। मतलब इनके बॉडी कैसी होगी? नीचे चौड़ी होगी, ऊपर पॉइंटेड होगी। पियर, नाशपातियां कुछ इसी कलर की होती हैं, इसी शेप की होती हैं। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजला। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो मैंने आपको ये डायग्राम में फ्लैजला बताया है, इनका फ्लैजला कैसा होने वाला कि ये पियर शेप इनके क्या हो गए? स्पोर्स हो गए, और उनके साइड में यहां पे इस तरीके से फ्लैजला निकलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको ब्राउन एल्गी के फ्लैजला, ठीक है, याद रहेंगे। तो जूस पोर इनके कैसे होते हैं? थोड़े स्पेशल होते हैं, इसका क्वेश्चन ध्यान रखना। अब जहां पर भी जूस पोर में थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन आ गई कि जूस पोर्स बनेंगे बट ऐसे बनेंगे, इनको बोलते हैं लेटरल अनइक्वल। थोड़ा एक को लंबा बना देते हैं, को छोटा बना देते हैं, लेटरल अनइक्वल फ्लैजला। तो इसमें लेटरल अनइक्वल आपको फ्लैजला देखने को मिलेंगे, अनइक्वल, ये वर्ड ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन का पॉइंट है। आगे बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इसमें आइसो, वही सेम प्रोसेस होगा बेटा, आइसो, एनाइसो एंड oogamous। बहुत रिपीटेड चीजें मिलेंगी आपको। और यूनियन ऑफ गैमीट्स का मतलब हो गया फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जब होगा तो वो कैसा होगा? इन वाटर, पानी में होगा, विद इन द oogoneum। अब देखो oogamous में क्या हो रहा है? अगर oogamous होगा तो उसमें स्पर्म लाइक एक गैमीट होगा और एक एग लाइक गैमीट होगा। तो दोनों जब आपस में क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, तो उसको हम यूनियन बोलते हैं, या फिर फ्यूजन बोलेंगे, या फिर फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और ऐसी कंडीशन में oogamous स्पीसीज में ये देखने को मिलता है।
oogamous का मतलब हो गया जिसमें oogamous टाइप्स के गेमीट्स मिलते हैं या oogamous टाइप्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द गेमीट्स आर पेरिफॉर्म, देखो फिर से वही बात है, पियर शेप, इनकी गेमीट्स भी इनके पियर शेप होंगे एंड बियर 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजला, और इसमें फिर से 2 लेटरल फ्लैजला होंगे। बट इस बार इसने अनइक्वल का वर्ड नहीं दिया, इसका मतलब है लेटरल फ्लैजला होंगे, बात खत्म है। तो इस तरीके से इनके गेमीट्स भी आपको कैसे देखने को मिलेंगे, पियर शेप गेमीट्स देखने को मिलेंगे, और वो पियर शेप गेमीट्स ही लेटरल फ्लैजला वाले होंगे। तो इनके गेमीट्स भी कैसे होंगे, पियर शेप होंगे, और ये हो गए गेमीट्स। ये तो मैंने आइसोगेमस कंडीशन बना दी, अगर अनाइसोगेमस होती तो एक गेमीट को हम छोटा बनाते, दूसरे गेमीट को हम बड़ा बना देते। ऐसा कुछ भी बना सकते थे कि इनमें गेमीट इनके छोटे और बड़े बना सकते थे हम लोग इस तरीके से। तो ये अनाइसोगेमस हो गया। और oogamous अगर मैं डायग्राम बनाना चाहता तो कैसे बना देता, एक स्पर्म लाइक गेमीट और एक बड़ा सा एग लाइक गेमीट। तो ये इस केस में आपको समझ लेना चाहिए कि इनके गेमीट्स भी पेरिफॉर्म मतलब पियर शेप होते हैं और इसमें 2 लेटरल फ्लैजला होते हैं। द कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्टो, देखो इसके एग्जांपल्स की बात कर रहा है कि अब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेंगे। तो एक्टोकार्पस इज ए ब्राउन एल्गी, डिक्टियोटा इज ए ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया इज ए ब्राउन एल्गी, सारेगासम इज ए ब्राउन एल्गी, फ्यूकस इज ए ब्राउन एल्गी। याद रहेगा, फ्यूकस, सारेगासम, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, है ना, डिक्टियोटा। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारेगासम एंड फ्यूकस, ये सारे के सारे, मैं सारेगासम कह रहा हूं, सारेगासम भी कहते हैं इसको, सारेगासम, सारेगामापा, ऐसा कुछ याद रखना। तो सारेगासम मतलब कि एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारेगासम एंड फ्यूकस, ये इसके एल्गी होते हैं। और हमने ये देख लिया कि इसमें किस किस तरीके के, तो इस तरीके के इसके जो है ये जूस पोर्स है, जूस पोर्स है इनके, और ये जो है इनके अनाइसोगेमस गेमीट्स है, ये इनके oogamous गेमीट्स है, और ये इनके आइसोगेमस गेमीट्स हैं। तो इनके गेमीट्स और इनके जो स्पोर्स सब एक जैसे ही होते हैं, इसमें ज्यादा डिफरेंस इनके स्पोर्स और गेमीट्स में होता नहीं है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रोडोफाइसी की, तो तब तक के लिए आप ट्यून रहिए, इस चैनल से कनेक्ट रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। और गूगल प्ले स्टोर से आप हॉरिजन एकेडमी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही मिनिमल साइज पे आपको, मिनिमल प्राइस पे आपको वहां पे डीपीपीज पूरे ईयर के लिए आपको वहां पे मिल जाएंगी, जिनके क्वेश्चंस आप इन्हीं से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। फुल्ली एनसीईआरटी बेस हमारा कंटेंट है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस आपका एमसीक्यूज भी होगा, जिससे आपकी करेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एमसीक्यूज एनसीईआरटी के बेस पे ज्यादा प्रिपेयर कर पाओगे और आपको काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। बाकी मॉक टेस्ट आपको भी मिलेंगे आने वाले टाइम में, उसका पूरा पैकेज है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस एंड योर प्रिपरेशन।